हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का जो एनसीईआरटी के फर्स्ट लेसन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 6। जी हाँ गाइज, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप लोग के जो अभ्यास के प्रश्न है उस पे। ठीक है, आप लोग का अभ्यास का प्रश्न है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने 5 लेक्चर कवर कर लिया है जिसमें आप लोग का पूरा जो लेसन था उस पूरे लेसन को हमने खत्म किया था। और लेसन के बाद जो आप लोग के बीच बीच में प्रश्न थे, जी हाँ गाइज, जो बीच बीच में आप लोग के प्रश्न थे उनको हमने सॉल्व किया था। और इस वीडियो में जो आप लोग का ये अभ्यास का प्रश्न है, ठीक है, ये जो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने पिछले 2 लेक्चर में जो आप लोग के ये बीच बीच में प्रश्न थे उनको हमने सॉल्व किया था। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आ जाइए, पीछे के जो लेक्चर 4 और 5 है उन्हें देखिए। ठीक है, आपको इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में चलिए हम सॉल्व करते हैं अभ्यास के प्रश्न को। उससे पहले मैं कहूंगा गाइज, अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे भी नीलेश क्लासेस सर्च करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है, उसका पीला सा लोगो होगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ इसका पूरा का पूरा ये सारा का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आप यहाँ समझ लीजिए, मैं चीज़ें समझा देता हूँ और वहाँ आप एक बार जाकर पढ़ लीजिएगा और सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं, हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मात्र 299 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यानी पूरे साल आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी मात्र 299 रुपये में। तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन से ही हमारा कोर्स बाई कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉल कर लीजिएगा कोई भी जानकारी लेनी हो तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हम लोग का अभ्यास के प्रश्न के अंतर्गत अपना पहला आप चैप्टर निकाल लीजिएगा, उसमें देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है आप लोग देख सकते हो वो है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, और देखिए हम लोग को यह अभिक्रिया दी गई है और इससे ये रिलेटेड चार्ट थे, यहाँ कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए चलिए चलते हैं, यहाँ देखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें हम पहले इस अभिक्रिया को देखते हैं कि कैसी अभिक्रिया है, क्या है इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ आप लोग को 2PbO दिया है, 2Pb। देखिए Pb को हम लेड बोलते हैं, ठीक है, या सीसा भी बोल सकते हैं साधारण तौर पे। ठीक है, तो हम लोग का ये 2PbO है यानी लेड ऑक्साइड है। ठीक है, जब यह कार्बन, ठीक है, कार्बन से अभिक्रिया करता है तो देखिए हम लोग का यहाँ Pb यानी लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये अभिक्रिया है। अब देखिए इसमें समझने वाली क्या बात है, देखिए यहाँ PbO है, ठीक है, यानी Pb के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन चूंकि हम जानते हैं कि ऋण विद्युतीय तत्व होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन इससे अलग हो गया। ठीक है, यानी यहाँ ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ अलग हो गया, यानी ऋण विद्युतीय तत्वों की कमी हो गई यहाँ। ठीक है, अगर ऋण विद्युतीय तत्वों की कमी हो गई तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अगर ऋण विद्युतीय तत्वों की कमी होती है तो वहाँ अपचयन होता है। जी हाँ, जो क्या होता है, अपचयन होता है, मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का जो PbO है, ठीक है, यहाँ अपचयित हो रहा है। ठीक है, PbO क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ये पहला हम लोग का कथन हो गया, सत्य कथन, कि PbO यहाँ क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ PbO अपचयित हो रहा है। यहाँ देखिए चौथा ऑप्शन देखिए, ठीक है, PbO यानी वही इसको हम लेड भी बोलते हैं, ठीक है, या सीसा भी बोलते हैं। तो देखिए लेड ऑक्साइड यानी PbO क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो देखिए ये ऑप्शन एक हम लोग का सही है, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड कथन, यहाँ पे इसको देखते कार्बन को। देखिए कार्बन, यहाँ देखिए कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब ऑक्सीजन चूंकि हम जानते हैं कि ऋण विद्युतीय तत्व होता है, तो यहाँ कार्बन अकेले था, यानी और यहाँ इसके साथ देखिए ऋण विद्युतीय तत्व आ गया। ठीक है, यानी ऑक्सीजन आ गया, चूंकि ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व होता है, तो इसकी अपेक्षा यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो गया, अधिक हो गया। ठीक है, यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व अधिक, मान लीजिए यहाँ 0 था तो यहाँ चूंकि ऑक्सीजन जुड़ गया तो कुछ ना कुछ यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व अधिक हो गया। तो चूंकि हमने पढ़ा है कि जब ऋण विद्युतीय तत्व की अधिकता हो जाए, ठीक है, ऋण विद्युतीय तत्व की अधिकता हो जाए तो वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है उपचयन। और उपचयन को मैं बता दूं कि ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। तो यहाँ उपचयन हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ उपचयित हो रहा है। तो देखते हैं कार्बन उपचयित हो रहा है, यहाँ देखिए ऑप्शन सी, कार्बन उपचयित हो रहा है। यानी हम लोग का सी और डी ये 2 ऑप्शन इस अभिक्रिया के अनुसार ये 2 ऑप्शन जो है सही हैं। ठीक है,
और यहाँ देखिए ये दो जो ऑप्शन है गलत है। कैसे गलत? देखिए बोल रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है, यहाँ सीसा अपचयित नहीं हो रहा है गाइज, बल्कि हम लोग का लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। यहाँ केवल यहाँ लेड अपचयित नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो ये हम लोग का पहला ऑप्शन हम लोग का क्या है? गलत है। ठीक है, और यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन हम लोग का हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? कार्बन हो रहा है। क्लियर है आपको? तो ये हम लोग के दो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड गलत हैं। और हमें क्या यहाँ देखिए ऊपर दिया गया था कि असत्य हैं। ठीक है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन हम लोग के ए और बी हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए हम लोग का ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एवं बी। ठीक है, ए और बी जो है कथन वो असत्य है, और असत्य हमें कथन को यहाँ पे मतलब टिक लगाना था, तो इस पे आप टिक लगा सकते हो या लिख सकते हो। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हम लोग का फर्स्ट है। ठीक है, क्लियर है आपको? हम लोग को जो कथन ये पहला है और ये दूसरा है, ठीक है, ये दोनों असत्य है और हमें असत्य कथन को छांटना था, तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए एवं बी। क्लियर है? अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, सेकंड प्रश्न में। देखिए जो ये सेकंड प्रश्न है, इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपने क्या सीखा, मतलब आपने ये लेसन पढ़ा, उसके बाद उससे मतलब उसका एक तरह से बोले तो पूरे पाठ का ये सारांश रहता है इसमें। ठीक है, तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा, काफी अच्छी अच्छी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। आप इसे पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से। क्लियर है आपको? चलिए आगे हम चलते हैं। अगला आप लोग देख सकते हो यहाँ सेकंड नंबर अभ्यास के प्रश्न के अंतर्गत जो ये सेकंड प्रश्न है, इसे आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ हम लोग का दिया हुआ है कि ये हम लोग की ये अभिक्रिया दी हुई है, लिख रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ओके, किस प्रकार की अभिक्रिया हमें ये पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ आप लोग का देख सकते हो संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ये हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ Fe2O3 है। क्लियर है? और जब यह यहाँ देखिए 2Al यानी वही एल्युमिनियम से जब यह अभिक्रिया करता है, तो देखिए यह Al2O3 बनाता है और 2Fe बनाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ Fe2O3 था। ठीक है, अब जब यह एल्युमिनियम से अभिक्रिया किया, तो देखिए जो एल्युमिनियम था इस Fe को, ठीक है, Fe को हटा दिया, इसके जगह से देखिए Fe को हटाकर उसका स्थान देखिए यहाँ ले लिया है। ठीक है, यानी Fe के जगह पे ये एल्युमिनियम आ गया है और Fe को विस्थापित कर दिया है। अब हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा, यहाँ इसके जगह पे मतलब Fe के जगह पे एल्युमिनियम आ गया, इसको हटा दिया, इसका मतलब ये विस्थापित कर दिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया हुई। तो इसका हम लोग का ऑप्शन डी सही है, विस्थापन अभिक्रिया। सेकेंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि लौह चूड़ पर तनु, लौह चूड़ यानी लोहे का चूड़ यानी वही Fe। ठीक है, Fe को हम लोहे फेरम बोलते हैं। ठीक है, Fe फेरम यानी लोहा पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl को हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो Fe यानी लोहे या उसी को हम लौह चूड़ भी बोलते हैं, पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। और आप लोग का देखिए ये चार्ट है, आप लोग का ऑप्शन दिए हुए। तो देखिए मैं बता दूं कि जब हम Fe की अभिक्रिया, ठीक है, यानी फेरम यानी वही आयरन की अभिक्रिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करते हैं, ठीक है, तो हम लोग का FeCl3 यानी एक तरह से बोले तो फेरम क्लोराइड, ठीक है, या आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो देखिए यहाँ हम लोग का ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन गैस निकल रही है और आयरन क्लोराइड बन रही है। यही फर्स्ट ऑप्शन ही आप लोग का सही है। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। क्लियर है आपको सारी चीजें? चलिए आगे चलते हैं। अगला आप लोग देखिए चौथा क्वेश्चन हम लोग का क्या है। चौथा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। चौथा क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ओके गाइज, काफी मस्त क्वेश्चन है। चलिए इसका भी मैं आंसर बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग का देखिए इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? आप सिंपल जानते हो कि जब आप हमने बताया था, ठीक है, आप जैसे इसी अभिक्रिया के ऊपर ले लो, ठीक है, मैं मान लीजिए यही अभिक्रिया जो ये तीर की निशान है, ठीक है, इसके जो इधर वाले एलिमेंट हैं, ठीक है, सारे इसको हम आक्सीकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आक्सीकारक। और इधर वाले को हम उत्पाद बोलते हैं। तो देखिए इसी के आधार पे मैं बता दे रहा हूँ कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। देखिए जब आक्सीकारक यानी इधर वाले जितने हैं और उत्पाद दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या, मतलब इधर जितना आप लोग का Fe है इधर भी उतना Fe होना चाहिए। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जितने अभिकारक में मतलब तत्वों के परमाणु हैं उतने ही उत्पाद में तत्वों के परमाणु होने चाहिए। और यही होती है
मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण अगर अच्छे से इसकी डिफिनीशन लिखे तो लिखें कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण होती है जिसमें अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणु समान अवस्था में रहते हैं। क्लियर है आपको? उसके बाद देखिए इसमें, उसके बाद देखते हैं क्या करा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए आपने 9वीं कक्षा में ही ये पढ़ रखा है कि रासायनिक समीकरण को मतलब द्रव्यमान संरक्षण का आपने नियम पढ़ा होगा। ठीक है, उसी के पालन के लिए इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कराने के लिए, ठीक है, या करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों का आपको आंसर क्लियर हो गया यहाँ। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन का आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का आपको मतलब आंसर क्लियर एकदम अच्छे से। अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है और आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसमें ये सारी इसका आंसर मतलब इसका आंसर भी लिखा हुआ आपको एकदम अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग का ये 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को रासायनिक, ठीक है, समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ओके गाइस, जैसे हम लोग का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग करके, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया गैस बनाते हैं। ओके, अब देखिए इसके लिए हमें कॉपी कलम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इन देखिए इसमें और ये मतलब आपके चार्ट दिए हुए हैं, काफी मस्त हैं, ये आप लोग एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन और ये 6वां क्वेश्चन जिसको संतुलित करने को बोला है, काफी ये दोनों काफी मस्त है, मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, कॉपी के माध्यम से मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ये जितने आपके ये मुँह ज़बानी क्वेश्चन थे इनको तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, आप अच्छे से इनको क्लियर भी कर लिए होंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो बस थैंक यू।